वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग लर्निंग चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने लर्निंग के काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सभी को काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। और आज का जो टॉपिक है वो है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और लर्निंग की ये सारे टॉपिक, लर्निंग चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके जितने भी टॉपिक हैं ये किन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं? जो लोग नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से दे रहे हैं, पीजीटी एजुकेशन सब्जेक्ट से देंगे, टीईटी क्वालिफाई करने वाले हों, सीटेट या सुपर टेट जिसको आप शिक्षक भर्ती परीक्षा बोलते हैं, प्राथमिक की हो, और एमए एजुकेशन करने वाले हों, बीए एजुकेशन, बीएड, इन सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करिएगा, जिससे और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे, उनको भी अच्छा कंटेंट एक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव थे कौन, पहले इनके बारे में जानिए। आईवी पावलोव इनका एक नाम था पूरा। ये एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे, मतलब शरीर वैज्ञानिक थे। इन्होंने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का विशेष रूप से अध्ययन किया था। मतलब इन्होंने जो अपना अध्ययन किया था वो पाचन क्रिया से संबंधित क्रियाओं के लिए किया था, और इसके लिए इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो पावलोव ने अपने इस अध्ययन के दौरान लार में अनुबंधन, मतलब सलाइवा जिसको बोलते हैं, लार सेलिवरी कंडीशनिंग की घटना का अध्ययन किया था और इससे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब इस कंडीशन, जो थ्योरी थी, इसका इन्होंने अध्ययन किया और इस अध्ययन के पश्चात उन्होंने जो सिद्धांत बताए उन्हीं को कहा गया कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको नाम दिया। ठीक है, तो अब आगे देखिए। ये तो था इनका परिचय। फिर पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी, तो यहाँ पर देखिए, ये इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है, कंडीशनिंग को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, देखिए, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात की गई है। उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य, एक एसोसिएशन स्थापित होता है। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये इसके नाम हैं। देखिए किस किस नाम से जाना जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी या टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी। इनमें से किसी नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको समझ लेना है कि पावलोव जी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए, लर्निंग का प्रोसेस जो होता है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक बॉन्डिंग के कारण होता है। जब लर्निंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो उसमें उद्दीपन, स्टिमुलस तथा रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, ये दोनों एक आवश्यक तत्व होते हैं। और इसके अलावा मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट, प्रेरणा और पुनर्बलन, ये भी दो तत्व होते हैं, एक फैक्टर हैं। मतलब ये चारों ही ज़रूरी होते हैं। तो आवश्यक तत्व में क्या है, उद्दीपन तथा अनुक्रिया, ये इनका होना ज़रूरी होता है, तभी लर्निंग का प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब इनका एक प्रयोग था, क्योंकि इन्होंने अपने प्रयोग को कुत्ते के ऊपर किया। तो जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था वो कुत्ते के ऊपर किया था, और वॉटसन एवं पावलोव, दो मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी को जन्म दिया। मतलब पावलोव तो थे ही थे और एक वॉटसन नाम के मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने, दोनों ने कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी को, इसका प्रतिपादन किया था। अब इनका प्रयोग जान लेते हैं कि यह किस प्रकार का था। देखिए यहाँ पर मैंने एक रे डायग्राम दिखाया है। ठीक है, तो ये पावलोव द्वारा किया गया प्रयोग था। इसमें देखिए, एक है प्राकृतिक उद्दीपन, ठीक है,
S1 इसको लिखा है और है स्वाभाविक अनुक्रिया। ये हो गई रिस्पॉन्स, ये स्टिमुलस की बात हो रही है यहाँ पर और ये है रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर है आर्टिफिशियल स्टिमुलस S2 लिखा है जिसको, और ये है फिर रिस्पॉन्स R2, है ना। अब इसको समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस था क्या। तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो इस तरह है। पेवलोव द्वारा किए गए प्रयोगों में इन्होंने किस पे किया था? कुत्ते पे किया था। कई बार ये भी पूछा जाता है। वैसे तो अब क्वेश्चंस के लेवल इतने हाई हो गए हैं कि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि पेवलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया था। प्रयोग में एक कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया था। इस कुत्ते की जो लार ग्रंथियां थीं इनका ऑपरेशन कर दिया और उसके लार को टेस्ट ट्यूब में एकत्रित करके लार की मात्रा को मापा जा सके ऐसा उसमें सिस्टम बना दिया। क्योंकि इनका जो प्रयोग था वो किस पे था? बताया ही है कि सैलिवरी कंडीशनिंग पे था, लार में अनुक्रिया के आधार पे था। तो इन्होंने जो लार ग्रंथियां थीं उनको इस तरह से इसका सेटअप तैयार किया कि जो लार की मात्रा आएगी उसको टेस्ट ट्यूब, परख नली होती है, लैब्स वगैरह में होती है, तो उसमें मेज़र किया जा सके। और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की। कि मतलब कोई भी कुत्ता आप जनरली भी देखिए, जब वो क्या होता है किसी चीज़ को देखता है, भोजन वगैरह या कुछ खाने की चीज़, तो उसमें लार के आने की क्रिया होती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने वही प्रयोग किया और प्रयोग का आरंभ इस प्रकार किया गया कि घंटी के बजने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया गया। देखिए यहाँ पर ये दिया है ना, भोजन प्रस्तुत किया गया और फिर लार आई। फिर कृत्रिम उद्दीपन यहाँ पर क्या है? घंटी बजी और फिर लार आई, है ना। तो ये जो कंडीशन दिखा रहा है यही हो रहा है कि प्राकृतिक उद्दीपक और लार के बीच क्रिया हो रही है ना। और फिर उसके बाद ये घंटी बजी और फिर यहाँ पर लार आई, तो भोजन दिया, घंटी बजी, लार गिरा, फिर घंटी बजी, लार गिरा, फिर भोजन दिया। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है। फिर देखिए क्या हुआ। अब भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना स्वाभाविक था। इस लार को टेस्ट ट्यूब में एकत्रित कर लिया गया। तो अब क्योंकि इसको मेज़र भी करना था तो उन्होंने इसको टेस्ट ट्यूब में, और इस प्रयोग को कई बार किया गया तथा हर बार लार की मात्रा को कलेक्ट किया गया। हर बार उन्होंने लार की मात्रा को कलेक्ट किया। अब क्या हुआ कि जब आखिरी स्टेप आया, इस तरह से कई बार यह अनुक्रिया करवाई गई, की गई, तो प्रयोग के आखिरी चरण में भोजन ना देकर, मतलब यहाँ पर ये जो ये वाला है, यहाँ भोजन ना देकर खाली घंटी इस क्रिया को किया गया, तब भी उसमें क्या हुआ? लार का आना निश्चित हुआ। तो इस अवस्था में भी कुत्ते के मुंह से लार का स्राव हुआ और इसकी मात्रा को मेज़र किया गया। इस प्रयोग के द्वारा ये देखने को मिला कि भोजन क्या है? यहाँ पर नेचुरल स्टिमुलस है। इसके अभाव में भी घंटी क्या है? आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। लेकिन तो जब क्या होता है कि भोजन नहीं भी दिया जाता है, खाली घंटी बजाई जाती है, तब भी कुत्ते ने लार टपकाने जैसी नेचुरल रिस्पॉन्स, मतलब एक स्वाभाविक क्रिया उसके द्वारा की जाती है। तो ये भी बताया भी था कि लर्निंग के प्रोसेस में स्टिमुलस एवं रिस्पॉन्स आवश्यक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि अगर खाली घंटी भी बजाई जाए और भोजन ना भी दिया जाए तो भी उसमें क्या होता है? बॉन्डिंग हो जाती है और उसको ये लगता है कि अब मुझे भोजन मिलने वाला है, क्योंकि घंटी और भोजन और लार का आना, ये तीनों क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित थीं। तब भी क्या होता है कि जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ते का लार का आना स्वाभाविक क्रिया हो जाता है। तो इसी को पेवलोव ने इस प्रकार के सीखने को लर्निंग बाय कंडीशनिंग कहा। फिर पेवलोव जी ने अपने प्रयोग में कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए। अब देखिए ये तो प्रयोग हो गया है ना, क्योंकि क्या हुआ, कोई भी प्रिंसिपल तब बनता है कि जब जैसे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, उसके बाद इस प्रयोग के आधार पर कुछ अपने
सिद्धांत बताए। तो अब वो जानिए कि सिद्धांत कौन से। तो ये तो प्रयोग हो गया कि उन्होंने भोजन, घंटी और लार किस तरह से इसका अध्ययन किया और फिर इसके आधार पे क्या कंक्लूजन निकाले। तो ये देखिए, इनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ कंडीशनिंग, कि अब इस प्रयोग के आधार पे इन्होंने सिद्धांत क्या बताए। क्योंकि अब क्या है कि देखिए, क्वेश्चंस तो किसी भी तरह से बन सकते हैं। तो कोई भी अगर थ्योरी है आपकी, तो उसके बीच में टर्म्स कौन सी यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से नए शब्द आ रहे हैं, इनको भी आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है ना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है, ये पहला इसका प्रिंसिपल है CS कंडीशनल स्टिमुलस तथा UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस का समय अंतराल, टाइम इंटरवल बिटवीन CS एंड UCS। पेवलॉव के सिद्धांत में CS क्या है? घंटी की आवाज़ है, कंडीशनल स्टिमुलस है, तथा अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन, है ना। यहाँ पे घंटी हो गया CS और UCS क्या है? भोजन के बीच का समय अंतराल सीखने का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर कभी फैक्टर से सवाल बनेगा तो यहाँ पर समय की बात की गई है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना महत्वपूर्ण कारक है, तो ये क्या होना चाहिए? यह समय 0.5 सेकेंड यानी 500 मिली सेकेंड का होना चाहिए। मतलब जो भोजन घंटी बजने, भोजन देने की जो बीच का समय है वो 0.5 सेकेंड का ही अंतर होना चाहिए। यदि ये समय अंतराल इससे बड़ा या छोटा होता है तो कंडीशनिंग की प्रक्रिया का स्थापित होना थोड़ा कठिन हो जाता है। मतलब वो रिस्पॉन्स उतनी अच्छी तरह से नहीं देगा। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। ये है उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। इसमें क्या है? सामान्यीकरण क्लासिकी अनुबंधन, क्लासिकी कंडीशनल का एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। जब व्यक्ति एक खास, देखिए UCS यानी अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है, तो वो इस उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करता है। इसे ही पेवलॉव ने उद्दीपन सामान्यीकरण की संज्ञा दी है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन की संज्ञा दी है। अब इसके क्या मतलब है? देखिए, इसको ऐसे उदाहरण से समझिए। जैसे कोई छात्र किसी शिक्षक के प्रति कोई नेगेटिव सोच विकसित कर लेता है, तो वैसी ही सोच उन सभी शिक्षकों के प्रति भी हो जाती है जो उस टीचर के खास मित्र होते हैं। तो क्या हुआ? उसने एक धारणा बना ली उस टीचर के प्रति, लेकिन ये धारणा उसने उन सभी टीचर्स पे लागू की जो उसके साथ उठते बैठते हैं, है ना। तो ये हो गई सामान्यीकरण, एक ही नियम को अन्य जगह पर भी लागू करना। तो ये हो गई उद्दीपन सामान्यीकरण। नेक्स्ट है देखिए विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। विभेद की घटना सामान्यीकरण के ठीक विपरीत है। विपरीत कैसे है? ये तो हो गया कि जो स्टिमुलस जनरलाइजेशन था, एक नियम था, इसको वो अन्य लोगों पे भी फॉलो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? अब जैसे सीखने के लिए प्रयासों की संख्या अगर बढ़ाई जाती है तो व्यक्ति सिर्फ मूल अनुबंधित उद्दीपन के ही प्रति अनुक्रिया करता है। जो एक खास स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स होना चाहिए उसके ही प्रति वो अनुक्रिया करेगा। अन्य समान उद्दीपन के प्रति वो अंतर क्रिया नहीं करता है और उसमें विभेद करना सीख लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसने अंतर करना जान लिया कि इस स्टिमुलस के प्रति मुझे कौन सा रिस्पॉन्स करना है। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट देखिए विलोप, एक्सटिंक्शन। ये क्या होता है? जब पुनर्बलन, है ना। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था? भोजन को अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा है और यहाँ पर ये जो भोजन है ये पुनर्बलन का काम करता है। तो जब पुनर्बलन या स्वाभाविक उद्दीपन की अनुपस्थिति में व्यक्ति को अनुबंधित अनुक्रिया बार बार की जाती है तो इससे उसकी शक्ति शनय शनय घटती जाती है। इसे ही विलोप की संज्ञा दी जाती है। जैसे पेवलॉव ने अपने प्रयोग में पाया कि घंटी बजाने के कई प्रयास के बाद भी अगर भोजन नहीं दिया गया तो कुत्ते की लार का स्राव होता है लेकिन कम होता है। पहले क्या था? घंटी बजी, भोजन दिया, लार गिरा, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि घंटी तो बजी, भोजन नहीं दिया गया और फिर भी लार का अनुस्राव हुआ।
तो अंत में क्या होता है, एक ऐसा भी ट्रायल आता है जबकि घंटी बजती है लेकिन लार का स्राव बिल्कुल भी नहीं होता है। इसे ही पावलोव ने विलोप कहा है। इसे ही विलोप की संज्ञा दी जाती है कि अंत में उसकी शक्ति घटती जाती है और इस समय वो कोई भी लार का स्राव नहीं करता है। तो यहाँ हो गया विलोप, मतलब गायब हो गई, वो रिस्पॉन्स उसका गायब हो गया, विलोप हो गया। इसको ऐसे समझिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ। ये क्या है? स्वतः पुनर्लाभ की घटना विलोप से काफ़ी संबंधित होती है। इसको स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब ये क्या होता है, पावलोव के प्रयोग में जब घंटी के बजाने के बावजूद कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता है तो कुछ समय बाद वो लार स्राव करना बंद कर देता है। घंटी तो बजी लेकिन अगर भोजन नहीं दिया गया तो वो लार का स्राव नहीं करता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई तो पुनः उसमें आंशिक रूप से लार स्राव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मतलब अब कुछ समय के बाद अगर फिर से वही प्रोसेस किया जाता है तो वो फिर से उसमें कंडीशन डेवलप हो जाएगा और वो लार का स्राव होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। तो इसे ही स्वतः पुनर्लाभ की संज्ञा दी गई। तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि मतलब ये किस तरह से प्रभावित होते हैं और उन्होंने अपने थ्योरी में किन किन टर्म्स को यूज़ किया है, तो इनको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है? क्लासिकी कंडीशनिंग में पुनर्बलन एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। हालांकि पावलोव ने पुनर्बलन की जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल किया था, अनकंडीशनल स्टिमुलस। इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस, भोजन, यूसीएस है ना, यहाँ पे इन्होंने बात की थी यूसीएस जिसको भोजन, इसका प्रयोग किया था। और इस प्रयोग में यहाँ पर जो भोजन है यही पुनर्बलन का काम करता है। भाई भोजन मिला उसको तो उसको क्या हुआ, बार बार वो अनुक्रिया करने के लिए उत्तेजित हुआ, एक्साइटेड हुआ कि उसको बार बार भोजन मिला तो उसको लगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो इस तरह से लर्निंग का प्रोसेस आगे बढ़ा। तो पुनर्बलन, यहाँ पर पुनर्बलन ना कह के उन्होंने यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, 7th है पुनरावृत्ति एवं समीपता, रिपीटिशन एंड कंटिग्यूटी। क्लासिकी अनुबंधन में पुनरावृत्ति एवं समीपता का महत्व अधिक है। अब ये क्या होता है, पुनरावृत्ति से क्या मतलब है? इस तरह के अनुबंधन के लिए आवश्यक है कि सीएस घंटी तथा अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन में समय के रूप में निकटता हो। अर्थात जैसे पहले भी कहा गया था ना कि टाइम इंटरवल, जैसे घंटी बजी भोजन दिया गया तो इनके बीच में टाइम इंटरवल बहुत कम होना चाहिए, 0.5 सेकेंड्स का के आसपास हो तथा ये प्रयास कई बार रिपीट किया जाए। तो इसमें यही है कि रिपीटिशन भी हो और टाइम इंटरवल कम हो। समीपता मतलब सीएस और यूसीएस के बीच टाइम इंटरवल, टाइम लैगिंग कम हो, समीप हो, दोनों बहुत नज़दीक हों। तो इस तरह से ये हो गया रिपीटिशन एंड कंटिग्यूटी। तो ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे कि पावलोव की कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए। और आगे देखिए कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, फिर भी पावलोव की जो कंडीशनिंग थ्योरी है वो आज भी यूज़ की जाती है। तो इसके कुछ शैक्षिक आशय भी देखिए क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक आशय, इसका क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। क्लासिकी अनुबंधन के प्रयोग से छात्रों में अच्छी अध्ययन आदतों का निर्माण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि जैसे अगर शिशुओं हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं, उनको उदार एवं स्नेहपूर्ण वातावरण में खेल के माध्यम से यदि कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है तो वो आसानी से सीख लेता है। साथ ही साथ उसमें सीखने संबंधी अच्छी आदतों का भी निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम अध्ययन आदतों को या इसके द्वारा
सीखने की अच्छी अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं इस थ्योरी के द्वारा। तो ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इनका भी टीचिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, ऐसे ही नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इसीलिए पहले प्रयोग किया गया, फिर उसके आधार पर सिद्धांत बताए गए, फिर इनका इम्प्लीकेशंस कैसे क्लास में होगा ये किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इन टर्म्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं टर्म्स को पूछ लेगा। तो आपको अगर पता रहेगा तो आप बिल्कुल सही करेंगे, है ना। दूसरा देखिए क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रविधि से छात्रों को उनकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। जैसे अब कोई बालक अगर कुसमायोजन की स्थिति में है, अगर उसमें खराब आदतों का निर्माण हो गया है तो उनको भी उसको उससे छुटकारा दिलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका शैक्षिक आशय। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, और आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर टीईटी, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, इन सभी की तैयारी एक बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। और मेरा एक ये एम है, टारगेट है कि आपको सफलता ज़रूर मिले। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।